नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा जंक्शन संस्था की तरफ से आरआरबी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना हमें उत्साहित फील हो रहा है, उत्साहित महसूस हो रहा है कि आपके साथ हम आरआरबी एनटीपीसी बैच को लेकर जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे सभी कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से आपके बैच को कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी मतलब 99% बन सकती है, एमसीक्यू भी हुए, आपके कंटेंट को लेकर भी हुआ, तो सारी चीजें यहां पर कवर की जाएंगी। बस आप आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा जंक्शन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। आप सभी जानते हैं, जब आप क्लास लेंगे तब आपको यह महसूस होगा और पता भी चलेगा और अच्छा भी लगेगा कि 45 डे में हम आरआरबी एनटीपीसी के बैच को कवर कराएंगे। और आपके आने वाले एग्जाम में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आएगा, जब भी एक गवर्नमेंट की डेट आएगी, तो वहां से आपको ये रियलाइज होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपके हाथ नहीं कांपेंगे और आप सही तरीके से अपनी रणनीति को लागू कर पाएंगे। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो हमारा प्रिपरेशन का टाइम होता है, प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें हम अपनी रणनीति को बनाते हैं और बनाते 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 हमारा सिलेबस कवर भी हो जाता है, एमसीक्यू भी करा देते हैं और आप एमसीक्यू का रिवीजन भी कर लेते हैं, कंटेंट का भी रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठने की बात आती है तो कुछ बच्चे अपनी रणनीति को लागू नहीं कर पाते कि सर रणनीति बना तो ली लेकिन लागू नहीं कर पा रहे। चलिए, तो आज आपकी स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन नहीं है। ये इंग्लिश फॉर्मेट का है और ये हिंदी फॉर्मेट का है। तो हम दोनों जो मीडियम बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, ताकि सहूलियत रहे और आराम महसूस हो आपको पढ़ने में, तो आप जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी को पढ़ सकते हैं। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट आपने किसी पेपर से उठाया है। जी बिल्कुल, मैंने किसी पेपर से ही उठाया है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया कहां था, ये क्वेश्चन आया किस में था। लेकिन आपको इतना भी बता दूं कि ये अभी फिलहाल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पूरे संविधान को हिलाकर रख देगा। यानी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये महसूस होता है कि सर ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि एक ही क्वेश्चन में इसने पूरे संविधान को दे दिया। मैं भी बड़ा शॉक हुआ जब मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, अपने मतलब खुद से ही डिस्कस किया। मैंने इसको पढ़ा अच्छे से और मैं भी इस क्वेश्चन को लेके मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया था कि मैं एक ही क्वेश्चन में कमीशन ऐसा क्वेश्चन बना रहा है जिसमें एक ही क्वेश्चन में पूरे संविधान को दे रहा है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहा है। वो इसका मतलब कमीशन जिस पेपर को बना रहा है वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है कि बच्चे इस क्वेश्चन को ना ही कर पाए। और देखो, कमीशन चाहता है कि आपकी भर्ती नहीं हो। सही बताऊं, सरकार चाहती है कि जैसे कि मान लीजिए 5 लाख पद हैं, 10 लाख पद हैं, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी में आए हैं, तो आपको इतना बता दूं कि सरकार नहीं चाहती कि आपकी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि सरकारी पद उतने ही हैं लेकिन फॉर्म भरने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है। अब सरकार इतनी दिलोदार तो है नहीं कि वो 5 लाख की भर्ती कर ले, 10 लाख की भर्ती कर ले। वो चाहती है कि कम से कम भर्ती होनी चाहिए और वो ये भी चाहती है कि पद खाली होने चाहिए ताकि इस पदों की भरपाई हम अगले इलेक्शन टाइम पे कर सके। तो ये सरकार की पॉलिटिक्स है, लेकिन इस पॉलिटिक्स का आपको हिस्सा नहीं बनना। आपको अपनी मेहनत तरीके से और लाजवाब रखनी है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन की तरफ डिस्कस कर लेता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक बार चलिए, तो पहली बात तो ये एसएससी सीजीएल के लिए और यूपीएससी आईएएस के लिए, आईएएस तो क्या है ही सबका बाप, तो यूपीएससी और एसएससी सीजीएल। इससे नीचे की बात मैं करूं तो ऐसे क्वेश्चन, इनके नीचे जो पेपर होते हैं, जैसे कि रेलवे के एग्जाम है, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन मान लीजिए रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आ ही गया तो ये मान लेना कि आपकी किस्मत बहुत खराब है। सच में किस्मत बहुत खराब है आपकी, जो ऐसा एग्जाम आपको रेलवे में फेस करना पड़ गया। खैर कोई नहीं, वो अपनी अपनी किस्मत लोग लिखा के आते हैं। तो देखते हैं, एसएससी और यूपीएससी वाले बच्चे बिल्कुल सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने में देर नहीं लगती। क्योंकि एसएससी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूपीएससी तो है ही अपने आप में जो सभी एग्जामों का बाप होता है। तो चलिए, मैं इस क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में एक बार रीड कर लेता हूं, फिर हिंदी में रीड करूंगा।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन ने कहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी आपको नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है उस पर आपको कंसीडर करना है, विचार करना है, तर्क करना है। अब आप उस पर विचार और तर्क कितना कर पाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी एग्जाम से उठाया है, मैं भी बता रहा हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। मैंने आपको परीक्षा जंक्शन के संस्था से लगभग संविधान पढ़ा चुका हूं। अब ये मत कहिएगा कि सर संविधान के बारे में हम नहीं जानते, संविधान नहीं जानते, या संविधान की डेफिनेशन नहीं जानते, या आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ा, या आपने साइलेंट फीचर्स नहीं पढ़ा है, या आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा, या डेमोक्रेसी नहीं बताया। मैंने सब कुछ बताया, यानी लगभग एसएससी को लेके हमारी इंडियन पॉलिटी समाप्त होने को आ रही है, मैंने आपको सब कुछ बताया। तो मैंने आपको ये भी बताया था संविधान में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान डिफाइन करता है इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान की मूल संरचना जो है वो फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी वाली है, फंडामेंटल राइट्स वाली है। चलिए, अब दूसरा स्टेटमेंट एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो बच्चों, याद रखना, हम यदि एमसीक्यू करा रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम कंटेंट की बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल यहां पर इस मंच पर खड़े होकर एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, यानी जो भी रणनीति या कूटनीति होती है, उन पर बात करेंगे। लेकिन कंटेंट को ध्यान में रखना है कि सर ने क्या पढ़ाया था और हमने क्या रिवीजन किया था। तो पहले आपको, जब भी आपके पेपर में, एग्जाम हॉल में कभी भी आपके सामने स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहले बच्चे क्या है, उसे सही या गलत साबित करने लग जाते हैं। और एग्जाम हॉल में हारने की सबसे पहली शर्त होती है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को सही या गलत मानने लग जाते हो। आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा और उसे वही की वही सही या गलत साबित करने लग गए। नहीं, स्टेटमेंट की सबसे बड़ी खास बात होती है पहले आप उसको रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड करें। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मुझे नहीं पता कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग और राइट, बट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू safeguard the citizens' liberties to the preserve the ideals on which the constitution is based। अब एक बार हिंदी में कर लेते हैं, वरना हिंदी वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे, सर आप तो एक फेवर की बात कर रहे हैं। चलिए, तो हिंदी में देवर देख लेते हैं, और हिंदी में पढ़ने का मजा ही अलग होता है। तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। चलिए, अब यह कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से, यानी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज करेक्ट एंड नॉन करेक्ट, यानी ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ए, बी, सी एंड डी। सर आपने तो एकदम ऐसे लिया कि हमें पता है पहले से। नहीं, आपने सबसे पहली शर्त क्या होती है कि आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे। क्या करेंगे? स्टेटमेंट को रीड करना है आपको। आपको स्टेटमेंट को पहली शर्त होती है रीड करना। यदि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड किया है तो यह मान लीजिए कि आप बहुत हद तक आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारे पाश्चात्य दुनिया के सबसे बड़े विचारक हुए पहले, जो पश्चिम दुनिया के थे, ग्रीक देश के थे, सुकरात। सुकरात ये कहते हैं कि क्वेश्चन को आधा समझ लेना ही उसका आधा उत्तर होता है। कुछ बच्चे लगे पड़े हैं स्टेटमेंट कौन सा राइट है, रॉन्ग है। नहीं, पहले आपको रीड करना है। मैं मानता हूं कि एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन ये जो प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस मैं इसलिए कहता हूं कि प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में सीधा आपने ऐसा क्वेश्चन देखा और आप बिल्कुल जीत गए। नहीं, जीतने की संभावना तब होती है जब आप एमसीक्यू पे या लगातार 6 महीने तक, 4 महीने तक आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे लगातार अपना वक्त देते हैं। तब आपकी हैबिट ऐसी हो जाती है कि एग्जाम हॉल में आया हुआ हर क्वेश्चन आपसे 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। वो सही है गलत है मुझे नहीं पता। अब आते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो,
पहली बात तो यह है कि भारत का संविधान, मैं हिंदी में देख रहा हूं, इंग्लिश वाले एक बार यहां पर प्रोवाइड है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं वही पढ़ूंगा जो हिंदी और इंग्लिश एक ही है। तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। अब जो बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे थे उनको यह स्टेटमेंट बहुत ही सुंदर और बहुत ही सही लगा, बहुत ही सुंदर और सही लगा। वो कहते हैं कि सर ये तो दिया गया है, हमारा जो भारत का संविधान है वो तो मूल ढांचे को संघवाद भी कहता है, पंथनिरपेक्ष भी कहता है, मूल अधिकार भी कहता है, लोकतंत्र भी कहता है के रूप में परिभाषित करता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश भी है सर, ये तो मूल ढांचे में दिया गया है। मूल अधिकार भी है सर, ये तो शुरू से दिए गए थे। पंथनिरपेक्ष इसको बाद में जोड़ दिया गया था। तो कुल मिलाकर हमारे भारत का संविधान मूल ढांचे के रूप में इन शब्दों को परिभाषित करता है, यह बात कही गई थी। तो कुछ बच्चों ने इसको क्या किया, राइट कर दिया। अब राइट या रॉन्ग है मुझे नहीं पता। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, एक शब्द आता है, क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू, ये रहा, ये शब्द है। इस शब्द पे बहस हो रही है कि भारत का संविधान जो है वो नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो उसके मूल ढांचे में दे रखी है। यह बात कही गई है भारत के संविधान ने, यह ऐसा स्टेटमेंट ऐसा कहना चाह रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार हम पहले स्टेटमेंट की जांच करते हैं कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है। चलिए, तो मैं पहला स्टेटमेंट एक बार इस पे शायद अभी रखिए, एक बार हम पेज करेक्ट कर लेते हैं। इस पे पेज भी नहीं है, चलिए कोई नहीं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, यहां देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत का संविधान मूल ढांचे में, मूल ढांचे को संघवाद कह रहा है, पंथनिरपेक्ष कह रहा है, मूल अधिकार कह रहा है और लोकतंत्र कह रहा है। सर मुझे एक चीज बताइए कि जब हमारे संविधान का मूल ढांचा तैयार किया गया था तो 1949 का समय था और 1949 के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। मुझे बताइए, क्या भारत के संविधान में जब 1949 में तैयार किया गया था, बनकर तैयार हो गया था, लागू हो गया था 1950 में, तब हमारे संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया था? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान शुरू से ही क्या संघवाद को, पंथनिरपेक्ष को और लोकतंत्र को परिभाषित करता है? आप कहेंगे सर लोकतंत्र तो था। अरे लोकतंत्र है, देखो बेटा याद रखना, लोकतंत्र को डिफाइन करना या लोकतंत्र को परिभाषित करना या लोकतंत्र का अर्थ बताना, मैं आपसे कहूं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है जो भारत के संविधान में, तो आप बता दोगे सर जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। सर ये तो भारत के संविधान ने परिभाषा दे रखी है। भारत के संविधान में परिभाषा नहीं है। भारत के संविधान ने लोकतंत्र को केवल और केवल उसके अर्थों में व्याख्या की है, लोकतंत्र को परिभाषित नहीं किया गया। भारत के संविधान ने पंथनिरपेक्षता की केवल अर्थ बताया है कि सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, सेकुलरिज्म को डिफाइन नहीं किया गया। संघवाद की बात करें, जो यहां पर शब्द आ जाए संघवाद, एक बात याद रख लेना, जो संघ शब्द होता है वो भारत के संविधान में कभी डिफाइन है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो संघीय शब्द होता है ये भारत के संविधान में एक असंवैधानिक शब्द है, इसको भारत के संविधान में जगह दी ही नहीं गई है। तो पहली बात तो यदि आपको इतना आइडिया लग गया कि सर संघ आ गया, तो इसका कहने का मतलब है कि संघ शब्द तो मैंने कहीं भारत के संविधान में आपको बताया ही नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर ये स्टेटमेंट राइट है? पहली बात तो यदि संघवाद नहीं होता, मैं मानता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने यह बात कही है कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान की पद्धति पर आधारित है, लेकिन पद्धति पर आधारित होना और संघवाद को परिभाषित करने में बहुत फर्क होता है। इसलिए हमारे भारत का संविधान कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर में यह नहीं कहता कि लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकार, केवल इनको समझाता है कि हमारे भारत का संविधान के तहत हमारे भारत का देश यानी भारतीय जो देश है, इंडियन कंट्री जो है, वो केवल सेकुलरिज्म कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि भारत का संविधान इनको परिभाषित नहीं करता कभी। जैसे कि अब 1949 में जब संविधान बना था तो उस समय इनको मूल ढांचे में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था। बताइए कहीं से अलग से कोई चैप्टर है इसमें जो आप संविधान का मूल ढांचा पढ़ते हैं?
मैंने आपको कहीं भी भारत के संविधान में ऐसा कोई चैप्टर पढ़ाया है जिसमें मैंने ये टाइटल डाला हो कि संविधान का मूल ढांचा? चलिए बेटा पढ़ते। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ाया आपको। यानी कहने का मतलब है कि भारत का संविधान अपने मूल प्रवृत्ति में मूल ढांचे का उल्लेख नहीं करता है। तो चलिए नहीं करता, लेकिन आपको इसकी व्याख्या बताएं। सुप्रीम कोर्ट में 1973 में केस आया था जिसका नाम था केबीएम। क्या था? केबीएम, केशवानंद भारती मामला। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के लागू होने के बाद करीबन 23 साल के बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट यह बोलता है कि भारत का संविधान यानी भारत का मूल ढांचा संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकार और लोकतंत्र है। यानी आप बताइए, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 में, चलो 50 में लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है 1973 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो 1950 में भी था ना। लेकिन 50 के बाद लगभग 60, 70, 23 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, 23 साल के बाद। और सुप्रीम कोर्ट तब कह रहा है कि संविधान का मूल ढांचा संघवाद है, पंथनिरपेक्ष है और मूल अधिकार है और लोकतंत्र है। तो 1973 में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। 1950 में कोई ऐसी अवधारणा नहीं थी जिसमें हम यह बोल सके कि संविधान का मूल ढांचा यह था। समझे ना? प्रस्तावना में दे रखा है, प्रस्तावना में सब चीज दे रखी है, मैं मानता हूं। और आपको बता दूं कि प्रस्तावना के ऊपर भी कई सारी डिबेट हो चुकी हैं कि यह संविधान का भाग है, यह संविधान का भाग नहीं है। तो बच्चों याद रखना, संविधान के लागू होने के बाद लगभग 23 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कि संविधान का मूल ढांचा यह है। अरे जब संविधान का मूल ढांचा ही था तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट क्यों नहीं दिया? जब संविधान लागू हो गया था तब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए। जब संविधान बन गया, लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट 23 साल के बाद जागा है और वो कह रहा है कि संविधान का मूल ढांचा यह है। यदि वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि जब संविधान लागू हुआ था तब मूल ढांचे की प्रवृत्ति नहीं थी। अब एक बच्चा मुझसे बहस करने लग गया कि सर सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसे रॉन्ग कैसे कह सकते हैं? मैंने उससे पूछा कि पहले सुप्रीम कोर्ट आया, पहले संविधान आया? आप मुझे बताइए, पहले संविधान आया, पहले सुप्रीम कोर्ट आया? तो वो बच्चा चुप हो गया। उस बच्चे को उसका जवाब खुद मिल गया कि इससे पहले संविधान आया। तो पहले संविधान आया, संविधान की बात माने, सुप्रीम कोर्ट की बात माने? आप मुझे बता दीजिए ना। हां, संविधान का मूल ढांचा परिभाषित है, मैं कह रहा हूं अर्थों में परिभाषित है कि भाई कानून का नियम होना चाहिए, कानून सर्वोच्च होना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समझे ना? ये और इंटीग्रेटेड जुडिशरी होनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, पंथनिरपेक्ष रहना चाहिए। ये संविधान का मूल ढांचा है, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों, किसी भी चीज को परिभाषित करना और किसी भी चीज का संविधान में होना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा कहीं से नहीं दे रखा है, केवल उसको परिभाषित कर रखा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह संविधान की मूल प्रवृत्ति को लेकर मूल ढांचे को कह रहा है। और जबकि आपको बता दूं कि संघवाद शब्द के रूप में परिभाषित करता है, यह परिभाषित नहीं करता, यह केवल मीनिंग बताता है कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी, व्हाट इज द सेक्युलरिज्म, व्हाट इज द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण को परिभाषित किया गया है, उसे संघवाद का नाम दिया भी गया है, लेकिन संघवाद को डिफाइन नहीं किया गया है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ये देख रहे हो, ये है क्वेश्चन, इसमें घूमता है दिमाग। ऐसे ही भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उनके अधिकारों पर की बात करें तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। आप बोलेंगे सर जुडिशियल रिव्यू तो हमारे भारत के संविधान की आत्मा है।
अरे बिल्कुल, कौन मना कर रहा है? आत्मा है। और न्याय समीक्षा की शक्ति हमारे भारत के संविधान में तब से है जब से हमारा संविधान लागू हुआ था। इसको जोड़ा नहीं गया, इसको पहले से ही हमारे भारत के संविधान में डाला गया है। लेकिन अब यह भी आपको समझना होगा कि भारत का संविधान क्या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करता है? देखो, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं करता। मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे भारत का संविधान जुडिशियल रिव्यू को, जब जुडिशियल रिव्यू को संविधान का मूल ढांचा माना गया था, तो केवल और केवल उसे 1973 के जजमेंट के आधार पर माना गया है कि न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान की एक मूल ढांचे की प्रवृत्ति है। यह 1973 में कहा गया था। आपको बता दूं, 1973 से पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा पारित होने वाले बिल पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था। कभी किया है तो कभी नहीं किया है। यानी कहने का मतलब है कि भारत का संविधान जुडिशियल रिव्यू की पावर को डिफाइन नहीं करता, केवल उसका मीनिंग बताता है। बच्चों, डिफाइन में और मीनिंग में बहुत फर्क होता है। एक तो है आपका डिफाइन वर्ड और एक है आपका मीनिंग वर्ड। क्या है? एक है आपका मीनिंग, एक है आपका डिफाइन। ओके, तो डिफाइन करना इसे कहते हैं परिभाषित करना। सीधे सीधे परिभाषित कर दिया नहीं। एक होता है मीनिंग बताना, जैसे कि एक है, मान लो मेरा नाम है गौरव, तो एक होता है गौरव का मीनिंग क्या है? भाई मेरे नाम का अर्थ क्या है? मैं अपना अर्थ बता दूंगा, लेकिन मेरे नाम की परिभाषा कहीं भी नहीं है। मेरे नाम का मीनिंग हो सकता है लेकिन मेरे नाम की परिभाषा नहीं हो सकती। तो यह शब्द कह रहा है कि परिभाषित किया गया है। भैया परिभाषित नहीं है। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो मतलब का मतलब है कि मैं आपसे मीनिंग पूछ रहा हूं, मैं आपसे डिफाइन नहीं करवा रहा। बस इतनी सी बात है यार। तो इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति की व्यवस्था यानी परिभाषित नहीं किया गया है, केवल और केवल उसका मीनिंग बताया गया है। यदि आप सारी चीज भूल भी जाओ ना, तो इन दो शब्दों को पकड़ लेना कि भारत के संविधान में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है डिफाइन, एक है आपका डिफाइन, सर डिफाइन करना, और एक होता है आपका मीनिंग। जैसे मान ली किसी का नाम है विवेक। क्या है? विवेक। आप में से मान लो किसी का नाम है विवेक, तो मुझे विवेक का मीनिंग बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं विवेक का मीनिंग बता दूंगा कि विवेक का मीनिंग होता है कि भाई जिसमें बुद्धि बहुत ज्यादा है, जो चतुर है, जो पारदर्शी है। विवेक का मतलब क्या होता है? ये तो है, विवेक से मतलब होता है बुद्धि, कि उस बच्चे में बुद्धि कितनी है, उसमें कॉमन सेंस कितना है, वो तार्किक कितना है। तो कहने का मतलब मैंने इसका मीनिंग बताया है, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया गया। विवेक की कहीं परिभाषा दे रखी है क्या किसी वेदों में कि विवेक नाम की परिभाषा कि वह आदमी जो, ऐसा तो नहीं है ना। केवल मीनिंग बताता है। तो मीनिंग का अर्थ होता है कि आप किसी के अर्थ को समझा रहे हैं, लेकिन डिफाइन का मतलब होता है कि आप किसी को परिभाषित कर रहे हैं। और हमारे भारत के संविधान में चाहे वो संघवाद है, चाहे वो पंथ निरपेक्ष है, चाहे वो मूल अधिकार है, चाहे वो लोकतंत्र है, इनको केवल और केवल मीनिंग बताया गया है, ना कि डिफाइन किया गया है। समझे ना? और मीनिंग तो बच्चों इनका 1950 से भी है और हमेशा रहेगा। और संविधान का मूल ढांचा इसलिए मान लिया गया था इनको क्योंकि 1973 में जजमेंट के अकॉर्डिंग, और जजमेंट कभी पलटते नहीं है, ऐसा कभी सोचना मत। सुप्रीम कोर्ट को अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत अधिकार है कि वह अपने द्वारा दिए गए किसी भी स्टेटमेंट पर दोबारा से रिव्यू करके उसे पलट सकता है। तो अब इसे पलटू राम मत बोलना, आप इसे आप पलटू राम नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यह कह रहे हैं कि सर भारत का संविधान इनको डिफाइन करता है, डिफाइन नहीं करता। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पंथ निरपेक्षता, जो पंथ निरपेक्ष जो सेकुलरिज्म है, क्या हमारे भारत के संविधान का मूल ढांचा है, आप उससे कहना हमारे संविधान का मूल ढांचा बिल्कुल है, लेकिन इसको परिभाषित कहीं नहीं किया गया है। क्या बोलोगे कि पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, मूल अधिकार है। सर ये हमारे संविधान का मूल ढांचा बेशक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे संविधान का मूल ढांचा नहीं है। यदि मूल ढांचा नहीं होता तो आज हमारी संसद इनको परिवर्तित करके हटा देती, परिवर्तित करके हटा सकती थी। लेकिन यदि भारत की संसद आज आर्टिकल 368 का प्रयोग भी कर ले, फिर भी चाहकर सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, फंडामेंटल राइट्स को,
फेडरलिज्म को, जुडिशियल रिव्यू को हटा नहीं सकती है। क्यों नहीं हटा सकती भाई? क्योंकि ये संविधान का मूल ढांचा है और ये ऐसा ढांचा है, ऐसा बॉडी है जिसको परिभाषित नहीं किया गया, केवल और केवल इसका मीनिंग बताया गया है। कभी कभी होता है कि आप किसी बड़े इंटरव्यू में बैठे हैं, आप यूपीएससी के पैनल में बैठे हैं, यूपीएससी के आपके सामने मेंबर्स बैठे हैं, इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप भारत के संविधान के बारे में कितना जानते हैं। आपने बोला कि मैं भारत के संविधान के बारे में अच्छा खासा जानता हूं सर। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है या नहीं? तो आप कहना कि सर संविधान का मूल ढांचा तो है, मैं ये नहीं कह सकता कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या रूल ऑफ लॉ है या फिर जुडिशियल रिव्यू है। यह संविधान का मूल ढांचा नहीं है, यह संविधान का मूल ढांचा है, लेकिन हमारे भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को डिफाइन नहीं किया गया है, केवल और केवल इसका मीनिंग बताया गया है। जैसे मैं नाम की बात करते हैं, मान लो किसी का नाम है, किसी का नाम क्या कर से, मतलब किसी का नाम विवेक है, जैसे विवेक में एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, या किसी का नाम, चलो मैं अपने नाम की बात कर लेता हूं। अब मैं अपने नाम की बात करूं तो गौरव की बात करते हैं, ठीक है। गौरव शब्द की परिभाषा मैं मानता हूं इस दुनिया के किसी भी किताब में नहीं है कि गौरव का अर्थ ये होता है, सॉरी, गौरव का परिभाषा ये है। मेरे नाम की परिभाषा दुनिया की किसी भी किताब में नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मेरे नाम की परिभाषा को सर डिफाइन नहीं किया गया है। हां, लेकिन आप मेरे नाम का मीनिंग पूछना चाहते हैं तो जरूर मैं बता सकता हूं। तो यही शब्द भारत का संविधान कहता है कि भारत के संविधान का मूल ढांचा कहीं भी डिफाइन नहीं है, जहां तक कि भारत के संविधान में भी डिफाइन नहीं है और जहां तक कि प्रस्तावना में भी डिफाइन नहीं है। केवल और केवल उसका मीनिंग बताया गया है, अर्थ बताया गया है। क्या है? अर्थ। बच्चों देखो, किसी भी चीज की परिभाषा होना यह जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज की परिभाषा है। यदि आप हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बैठे हैं तो रिमोट की कोई डेफिनेशन है, ये जरूरी नहीं है। और आप फिर देख रहे हैं गूगल पर डालकर कि रिमोट की डेफिनेशन क्या है, कैमरे की डेफिनेशन क्या है, पेन की डेफिनेशन क्या है। इनकी डेफिनेशन नहीं होती, इनके मीनिंग होता है। और गूगल जब भी आपको आंसर करता है तो वो जरूरी नहीं कि वो आपको डेफिनेशन ही बता रहा है, वो केवल आपको मीनिंग बता रहा है कि भाई इसका मीनिंग क्या है। दैट्स इट। बहुत अच्छे। यानी इन दो शब्दों पर लड़ाई थी और इन दो शब्दों से खेलने का काम कर रही थी आपकी यूपीएससी। ये यूपीएससी के 2013 या 14 का क्वेश्चन है, 13 या 14 का क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ईयर यही था, 13 था या 14 था। इन दोनों में से किसी भी ईयर में यूपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब समझ लीजिए कि यूपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चन दे रही है। लेकिन मान लीजिए यार, मैं तो कह रहा हूं कि सर यूपीएससी में मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं कहता हूं एसएससी में आता। अब एसएससी वाले बच्चे बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में, आपका कहना है कि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये आते नहीं आते, बच्चे की तैयारी इसी जंग में निकल जाती है। वो ये नहीं देख पाता कि क्या मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ये अधिकतर बच्चों का यही हाल है। 95% बच्चे केवल ये सोचकर तैयारी करते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो चलिए इसको कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको नहीं करते। वो यही मानकर तैयारी करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके सामने कैसा भी क्वेश्चन ला दो वो पहले ट्राई करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद सही है गलत है वो उनका मैटर नहीं है, वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने मान लो रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए जीएस के किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है, तो पहले आप उसे सॉल्व करिए, ये जज मत करिए कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा। समझे ना? एक अकबर यानी हमारे मुगल बादशाहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शासन था अकबर का शासन था। अकबर युद्ध भूमि में युद्ध अभ्यास करते हुए एक बात कहते थे कि मुझे तलवारबाजी यदि करनी है किसी भी युद्ध की तैयारी के लिए या युद्ध लड़ने के लिए, यदि मुझे युद्ध अभ्यास करना है और मैं तलवारबाजी का युद्ध अभ्यास कर रहा हूं, तो मुझे, जब जो उनको सिखाने वाले थे, खैर वो इतने ही निपुण थे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जो गाइडर थे वो उनसे कहते थे कि जलाल, युद्ध अभ्यास में तलवार कैसे चलानी पड़ जाए ये आपको नहीं पता,
क्योंकि आपके सामने आपका दुश्मन है और आपका दुश्मन आप पर कैसे वार करेगा यह आपको नहीं पता, इसलिए आपको तलवारबाजी जो करनी है वो हर तरीके से करनी है। तलवार आप एक तरीके से चलाना सीखोगे और मान लो दुश्मन ने आपको अलग तरीके से वार किया है तो आप दूसरे तरीके से तलवार चलाना तो जानते ही नहीं, क्योंकि आपने उसका अभ्यास ही नहीं किया। तो दैट्स इट, यही प्रॉब्लम है हमारे आज के बच्चों में जो सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। सीरियसली यही प्रॉब्लम है। चलिए, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये केवल और केवल आपसे यही कहना चाहता था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मुझे तो यही लगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और लिख लीजिएगा, यदि यूपीएससी मान लो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है तो एसएससी भी पहला स्टेटमेंट दे सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या ये एसएससी में आने लायक नहीं था क्या? मुझे ये बता दो, क्या वो एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकता क्या कि संविधान का मूल ढांचा ये है? बताइए सही है गलत? इतना तो वो आपसे बुद्धि आपकी लगवा ही सकता है, समझे ना? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसने एक शब्द दे दिया, वो था डिफाइन। क्या था? डिफाइन। और डिफाइन शब्द का मतलब होता है कि परिभाषित करना, जबकि हमारे भारत के संविधान में इन शब्दों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो वो बाद में किया गया है 1973 में, और 1973 में परिभाषित नहीं बल्कि मान लिया गया है, बल्कि मान लिया गया है। किसी भी चीज को मान लेना और किसी भी चीज का डिफाइन होने, दोनों में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट केवल मान लिया है कि भाई डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, आपका फेडरलिज्म, ये सारी चीजें, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें हमारे संविधान का मूल ढांचा है, ये मान लिया गया है। जैसे कि कटोरी खाली है आपकी थाली में चपाती रखी है, ठीक है, और आपसे बोला कि खाना खाओ, और आप में दूसरे वाले से ये क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं है कि इसमें सब्जी कहां है, लेकिन आपने ये मान लिया कि उसमें सब्जी पहले से है, तो आप खाना खा के चुपचाप निकल आओगे, आपको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपने मान लिया ना कि इसमें सब्जी है। जब कटोरी रखी है तो सब्जी होगी, चाहे उसमें कुछ भी नहीं हो, खाली है बिल्कुल। तो मान लेने में और डिफाइन करने में दोनों में फर्क होता है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है और डी इसका आंसर है। क्या है? डी इसका आंसर है। नाइदर वन एंड नाइदर टू, खत्म। मतलब नाइदर वन एंड नॉट टू, यानी दोनों ही गलत है, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। बताइए, ये था यूपीएससी का आंसर डी। और मैंने आपको बताया भी कि यूपीएससी ने ऐसा क्यों माना है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर लगा दिया, समझे ना? यूपीएससी भी कभी कभी गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी सही है तो हमें वो सही साबित करना है, नहीं। कभी कभी यूपीएससी भी गलत हो सकता है, और जब यूपीएससी गलत होता है तो सीधे सीधे फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं रिट लगाने कि सर कमीशन ने क्वेश्चन हमने सही किया लेकिन कमीशन उसे गलत मानता है। तो फिर आपसे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट आपसे ऑथेंटिक किताब मंगवाएगा उस बच्चे से कि ऑथेंटिक किताब लाइए कि आपका आंसर कहां सही है और यूपीएससी कहां गलत है। यदि ऑथेंटिक किताब में लिखा हुआ है और यूपीएससी ने उसे गलत माना है तो फिर वहां पे किताब गलत नहीं है, फिर यूपीएससी गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी ने, और मैंने इसकी जांच भी की तो वास्तव में मुझे सही लगा कि यूपीएससी ने इसका ठीक माना है और हम भी बिल्कुल सही व्याख्या इसकी कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर था डी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये केवल और केवल एसएससी वाले बच्चों के लिए और यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्सों के लिए है। उसके अलावा ये शब्द, मतलब ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है। जैसे कि मान लो जो, हाँ एक और हो सकता है कि एसएससी और यूपीएससी के अलावा ये स्टेट सिविल सर्विसेज को लेके हो सकते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, राजस्थान में आरएएस का एग्जाम होता है, तो ये उसको लेके। और कल ही अभी आरएएस का एग्जाम हुआ है राजस्थान में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये ऐसे क्वेश्चन वहां देखने को मिल सकते हैं। एक तो यूपी पीसीएस लिख लीजिए, राजस्थान का आरएएस लिख लीजिए, और आप उत्तराखंड का लिख लीजिए एक, यूके पीसीएस कर दीजिए, और आप जो इंपॉर्टेंट स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। होने को तो केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन आपको वहां नहीं जाना। और
उत्तराखंड के अलावा और क्या है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, लोग छत्तीसगढ़ का देते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो सकता है, और बिहार का तो है ही फेमस, बीपीएससी का हो सकता है। तो ये क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विसेज में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये लेवल होता है बच्चों, इस लेवल को कमीशन फॉलो करता है हमेशा। अब की बार बोला गया था कि 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत, मतलब प्री का जो पेपर था बहुत टफ था। मैं कैसे कह दूं टफ था यार, कैसे कह दूं, जबकि पास होने वाले बच्चों की संख्या 2023 में उतनी ही थी जितनी 2022 में थी, जितनी 2022 में थी, जितनी 2021 में थी। पद भी उतने ही थे, बच्चे भी उतने ही पास हुए। ऐसा तो नहीं रहा कि मान लो सरकार ने निकाले हो 1150 पद, 1100 पोस्ट निकाली हो, 1100 के आसपास निकलती हैं, 1200 के आसपास निकल जाती हैं, कि यूपीएससी में 1150 पद निकाले हो और यूपीएससी ने पेपर इतना टफ बना दिया हो कि पेपर के टफ होने के कारण में बच्चों का सिलेक्शन केवल और केवल 500 सीट पर हुआ हो, बाकी की 700 सीट खाली गई हो। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि पेपर तो टफ तब होता है ना जब सबके लिए टफ हो और सीट खाली रह जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कुल मिला के पेपर कभी भी टफ नहीं आता, बस अपना एक माइंडसेट होता है कि सर अब की बार पेपर टफ आया है, एक ऐसा माइंडसेट, एक साइकोलॉजी बना ली है हमने, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो चाहे कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसमें यह हो सकता है कि कमीशन अपना माइंडसेट बदल सकता है। और माइंडसेट क्या है, जैसे कि 2023 में यूपीएससी के एग्जाम में एक एलिमिनेशन मेथड का यूज किया गया था, एलिमिनेट मेथड, यानी पहले आप एलिमिनेट करिए, उसके बाद आप राइट आंसर को चूज करेंगे कि राइट आंसर है क्या, समझे ना। तो यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है जून में, 2025 का जो ये है जून ईयर, इसमें आने वाला है प्री का एग्जाम। तो अब भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो एग्जाम 2024 से भी ज्यादा टफ था। हर बार बच्चों का यही रहता है कि टफ था। ये बच्चे 2001 में भी बोलते थे और वही बच्चे अब 2025 में भी बोल रहे हैं, तो बात वही नहीं है। लेकिन हाँ, यूपीएससी का एक पैटर्न है कि उसका कोई पैटर्न नहीं है, एक कहावत चलती है यूपीएससी में, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लेकर हम आते रहेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। आपका सिलेबस, यदि मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी हूं। सिलेबस कभी पूरा नहीं हो सकता, चाहे पॉलिटी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। और कंपटीशन एक तरह का सट्टा है। क्या है? सट्टा, जिसे आप खेलते हैं, जीतेंगे या हारेंगे आपको भी नहीं पता, समझे ना। हां, लेकिन मैं ये सिक्योर कर सकता हूं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो एमसीक्यू करा रहे हैं, इनके 99 और 98 आने की संभावना है। तो इसे कहते हैं कंपटीशन इज अ गैम्बलिंग, इज अ बिग गैम्बलिंग। ये बहुत बड़ा सट्टा है, आप इसे खेलिए, खेलना जरूर है। तो चलिए, इसका मतलब यह था कि इसका आंसर डी था, और ऐसे ऐसी सीरीज हम लाते रहेंगे और इंटरेस्टिंग इस लेक्चर को बनाते रहेंगे, चाहिए, और इस गैम्बलिंग को खेलते रहेंगे, समझे ना। यदि सट्टा खेलना ही है अपनी जिंदगी में, तो कंपटीशन का खेलिए ना, कि अंत में नहीं पता कि परिणाम क्या होगा, कि अंत में नहीं पता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन मुझे अभिमान है इस बात का कि मैंने युद्ध तो लड़ा। तो इसलिए आपको घमंड होना चाहिए इस बात का कि मैंने युद्ध तो लड़ा। युद्ध में हार जीत चलती रहती है। ऐसे क्वेश्चन को लाकर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और अभी तो बहुत पूरा पिटारा भरा हुआ है इस क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा। खैर, इससे भी थोड़े कम लेवल के भी हैं, ऐसा नहीं है कि एसएससी वाले बच्चों के साथ हम कोई भेदभाव कर रहे हैं, ये भी नहीं करेंगे। यूपीएससी वाले के लिए भी क्वेश्चन आते रहेंगे, एसएससी वालों के लिए भी आते रहेंगे। तो देखेंगे अब दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट करता है, यूपीएससी वाले या एसएससी वाले। अब टक्कर दोनों की हो चुकी है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। हम अगले लेक्चर्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, और कंटेंट भी हमारा चलता रहेगा। ये मैं आपसे बात करता हूं, एसएससी वालों के लिए भी और यूपीएससी वालों के लिए भी कंटेंट हमारा बाकायदा चलता रहेगा। लेकिन बीच बीच में डोज देने के लिए, दवाई देने के लिए, आपको एक मोटिवेट करने के लिए मैं कोई कहानी या मैं कोई किस्से नहीं सुनाने आऊंगा, केवल और केवल ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा। यही आपका असली मोटिवेशन है, समझे ना। चलिए, तो फिर मुलाकात होती है ऐसे क्वेश्चन के साथ आपके।